नमस्कार साथियों, मैं कांस्टेबल सुरेश कुमार सिंगल पाठशाला जाखुद में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम पहले काल में चल रहे हैं, यानी आदिकाल पढ़ रहे हैं। और आदिकाल में हमने कल वाली क्लास में आदिकाल की विशेषताएं देख ली थी, या प्रवृत्तियाँ या आदिकाल की परिस्थितियों का हमने अध्ययन कर लिया था। और उनमें हमने क्या देखा, सामाजिक परिस्थितियां देखी, धार्मिक देखी, राजनीतिक देखी और आर्थिक परिस्थितियों के साथ साहित्य में आदिकाल में क्या क्या चल रहा था वह भी हमने देख लिया। हैं दोस्तों सिद्ध साहित्य की, तो सिद्ध साहित्य के बारे में दोस्तों हम अध्ययन करेंगे आज। और सिद्ध साहित्य कहते किसे हैं, सबसे पहले तो ये जानेंगे दोस्तों। तो सिद्ध साहित्य किसे कहते हैं, तो ये परिभाषा आप देख पा रहे होंगे। आदिकाल में बौद्ध धर्म के वज्रयानी कवियों द्वारा जो साहित्य जनभाषा में लिखा गया उसे सिद्ध साहित्य कहते हैं। दोस्तों, आदिकाल में मैंने आपको पहले भी बताया था कि बौद्ध धर्म है वो दो भागों में विभक्त हो गया था। हीनयान और महायान दो शाखाएं में विभक्त हो गया था बौद्ध धर्म। तो महायान शाखा से दोस्तों वज्रयान शाखा निकली, और वज्रयानी जो शाखा के कवि थे उसी को हम सिद्ध कहते हैं। तो सिद्ध किसे कहते हैं, आदिकाल में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभक्त हो गया, हीनयान और महायान। महायान शाखा से दोस्तों सिद्ध कवि निकले, वज्रयान कवि निकले, और उन्हीं वज्रयानी कवियों को ही सिद्ध कहते हैं। और जो उनके द्वारा, किनके द्वारा, वज्रयानी कवियों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया उसको हम क्या कहते हैं, सिद्ध साहित्य कहते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे क्लियर रूप से। एक बार पुनः दोहरा देता हूं। आदिकाल में हम पढ़ रहे हैं साहित्य की काव्य धाराएं, इनमें से 7 भागों में हमने विभक्त कर लिया। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, अपभ्रंश साहित्य, गद्य साहित्य। तो ये 7 साहित्यों में हमने विभक्त करके आदिकाल को पढ़ेंगे। इन 7 साहित्यों में किस प्रकार की रचनाएं हुई। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम सिद्ध साहित्य। दोस्तों, सिद्ध साहित्य किसे कहते हैं, सबसे पहले तो यही प्रश्न बनता है। तो सिद्ध साहित्य बौद्ध साहित्य आदिकाल में 2 धाराओं में बंटा है, हीनयान और महायान। और महायान से निकले वज्रयानी शाखा के कवि, और उन्हीं वज्रयानी शाखा के कवियों को क्या कहते हैं, सिद्ध कहते हैं। और उनके द्वारा रचित काव्य या साहित्य को हम सिद्ध साहित्य कहते हैं। दोस्तों, अब तो आप क्लियर रूप से समझ ही पाए होंगे दोस्तों, आशा करता हूँ। यदि फिर भी नहीं समझ पाते हो, कोई डाउट रह जाता है, तो मैं आपको नंबर प्रोवाइड करवाऊँगा, आप मुझे पूछ सकते हो। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले सिद्ध साहित्य के बारे में विशेष तथ्य देखेंगे। दोस्तों, सिद्ध साहित्य, पूरा जो सिद्ध साहित्य है जिसमें 84 सिद्ध हैं, और 84 सिद्धों के साहित्य की एक विशेषता के रूप में हम देखते हैं कि भी उनमें क्या प्रवृत्तियाँ थी, उनकी क्या सिस्टम था, तो वो देखते हैं। तो उनकी साहित्य की, पूरे साहित्य की हम विशेषता और सिद्धों के बारे में मोस्ट कथन है वो देखते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य में, जैसे सरयपा हैं, लुईपा हैं, कणहपा हैं, कुकुरीपा हैं, कई हैं, 84 सिद्ध हैं दोस्तों। तो ये इनमें 3 ही सबसे ज़्यादा मुख्य हुए हैं, इन्हीं की रचनाएं मिलती हैं, जैसे लुईपा, सरयपा, कणहपा, ये ज़्यादा मोस्ट हैं। इनके बारे में हम गहन तरीके से अध्ययन करेंगे, बाकी लगभग जिनका साहित्य मिलता है उनका देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले सिद्धों के बारे में विशेष जो तथ्य हैं वो देखते हैं। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, जिनमें 4 महिला सिद्ध भी शामिल थी। दोस्तों, आपको बता दूं जो 84 सिद्ध माने जाते हैं, और 84 सिद्धों में 4 महिला थी, और पुरुष जो सिद्ध थे उनको योगी कहते थे, और महिला जो सिद्ध होती थी उनको योगिनियाँ कहते थे। तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि सिद्धों की संख्या 84 थी, और जिनमें 80 योगी थे और 4 योगिनियाँ थी। इसके बाद दूसरा तथ्य देखते हैं। सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर 14वीं सदी से मिलती है। तो दोस्तों, ये प्रश्न हुआ कि मतलब सबसे पहले सिद्धों के बारे में किसने जानकारी दी, यानी किसने बताया कि सिद्ध संत भी हुए हैं आदिकाल में। तो ये परिचय मिलता है, सिद्धों की एक रचना है सिद्धों की नहीं, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की एक रचना है
वर्ण रत्नाकर और 14वीं शताब्दी की रचना है, उसमें सिद्धों का उल्लेख मिलता है। तो वहाँ से सिद्धों के बारे में जानकारी मिलती है सबसे पहले। और दोस्तों इसी के नीचे एक तथ्य और है, सिद्ध साहित्य की खोज सर्वप्रथम हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल से की तथा उनकी वाणियों का संकलन 1917 ईस्वी में बोधगान और दोहा के नाम से बांग्ला भाषा में किया। तो दोस्तों सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी? वर्ण रत्नाकर से मिलती है। और सिद्ध साहित्य यानी सिद्धों ने जो साहित्य रचा, जो रचनाएं की, उस साहित्य के बारे में सबसे पहले जानकारी हरप्रसाद शास्त्री देते हैं। नेपाल में उन्होंने सिद्ध साहित्य की खोज की और उन सिद्धों की वाणियों का 1917 में बोधगान और दोहा के नाम से बांग्ला भाषा में संकलित किया। दोस्तों ये दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, ध्यान रखना। इसके बाद देखते हैं, सिद्धों का समय 8वीं से 13वीं शताब्दी है, जबकि इनका चरमोत्कर्ष काल 8वीं से 10वीं शताब्दी माना जाता है। दोस्तों सिद्ध साहित्य की जो शुरुआत होती है वह 8वीं से 13वीं शताब्दी है, लेकिन इनका चरमोत्कर्ष काल पूछ लिया जाता है कई बार। सिद्धों का चरमोत्कर्ष काल क्या है? तो 8वीं से 10वीं शताब्दी इनका चरमोत्कर्ष काल है। चरम प्लस उत्कर्ष यानी जो इनकी मजबूती का काल कह सकते हो आप, जो इनका जो साहित्य का चरम सीमा पर था साहित्य उस समय 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक। सिद्धों का समय ये तो आपने देख लिया। सिद्धों को पाल वंश का संरक्षण प्राप्त था। दोस्तों आपको पता होगा कि सिद्धों जो योगी थे उनको पाल वंश का जो राजा था धर्मपाल और उनके परवर्ती राजा, उन्होंने सिद्धों को जो संरक्षण प्रदान किया था। सिद्धों के बारे में विशेष विस्तृत एवं विवेचनात्मक जानकारी सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन ने अपनी रचना हिंदी काव्य धारा 1945 में दी थी। तो दोस्तों 3 प्रश्न हो गए, तीनों दोबारा रिपीट करना चाहूँगा। सिद्ध साहित्य के बारे में तो सबसे पहले जानकारी हरप्रसाद शास्त्री देते हैं, और सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी वर्ण रत्नाकर जो 14वीं सदी की ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है उससे मिलती है। और ये प्रश्न इससे भी इन दोनों से अलग है, सिद्धों के बारे में विशेष विस्तृत विवेचनात्मक जानकारी सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन ने अपनी रचना हिंदी काव्य धारा 1945 ईस्वी में दी। राहुल सांकृत्यायन की एक बुक है, उसका नाम है हिंदी काव्य धारा, और 1945 में उन्होंने इसका प्रकाशित करवाया। तो उसमें सिद्धों के बारे में विस्तृत और विवेचनात्मक जानकारी दी है सबसे पहले। तो ये तीनों प्रश्न अलग अलग हो गए दोस्तों, ध्यान रखना है। सिद्धों के प्रमुख केंद्र श्री पर्वत, अर्बुद पर्वत, तक्षशिला, नालंदा, असम एवं बिहार थे। तो बिहार में ही हैं ये नालंदा और तक्षशिला, दोस्तों आपको पता ही होगा। सिद्ध मुस्लिम आक्रमणकारियों से परेशान होकर भोट देश दोस्तों इन तीनों को मिलाकर कहते हैं नेपाल, भूटान एवं तिब्बत की तरफ चले गए। जब मुसलमान आक्रमणकारी आए भारत में, तभी उनसे परेशान होकर मुसलमान आक्रमणकारियों ने इनको परेशान किया और ये नेपाल, भूटान, तिब्बत की तरफ चले गए। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध साहित्य का आरंभ सरपा से माना है। दोस्तों ये जो राहुल सांकृत्यायन है, जिनकी रचना आपने देखा था कि हिंदी काव्य धारा 1945, इनमें इन्होंने वर्णन किया है कि सिद्धों का समय है वो सरपा से शुरू होता है। और सिद्धों का क्या दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो हिंदी जो साहित्य की शुरुआत ही सिद्ध साहित्य से मानी है। दोस्तों हम आगे विस्तृत अध्ययन करेंगे दोस्तों, सब बातों का आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। सिद्ध साहित्य में 4 महिला योगिनियों के नाम कनकलापा, लक्ष्मीकरा, मणिभद्रा और मेखलापा है। दोस्तों सिद्ध साहित्य में 84 योगी हुए हैं, जिनमें से 4 80 योगी और 4 योगिनियाँ हुई हैं दोस्तों। और उन चारों का कई बहुत बार नाम पूछ लिया जाता है कि सिद्ध साहित्य में कौन सी महिला योगिनी थी, तो या थी या नहीं थी, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो कनकलापा, लक्ष्मीकरा, मणिभद्रा और मेखलापा ये 4 थी। कनकलापा, लक्ष्मीकरा, मणिभद्रा और मेखलापा 4 महिला योगिनी थी सिद्ध साहित्य में। मुनि अदवैवज्जन ने सिद्धों की भाषा को संध्या या संध्या भाषा कहा है। हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की भाषा को आलो आंधारी कहा है, यानी अंधेरे में उजाला करने वाली भाषा। तो दोस्तों ये हर एक पंक्ति अपने आप में प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। इनमें से ये आए हुए प्रश्न ही हैं दोस्तों। तो
सबसे पहले सिद्ध साहित्य के कवियों को पढ़ने से पहले मैंने सोचा कि इनके बारे में, सिद्ध साहित्य के बारे में जो महत्वपूर्ण कथन है उनको देखते हैं। हरिप्रसाद शास्त्री ने, अच्छा ये पढ़ लिया हमने। सिद्धों की भाषा अपभ्रंश का विकसित रूप था, हिंदी का आरंभिक रूप वाली भाषा थी। दोस्तों जो सिद्धों की भाषा के बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि सिद्धों की भाषा कौन सी थी, तो अपभ्रंश का तो विकसित रूप था और वहाँ से अपभ्रंश विकसित होकर हिंदी की शुरुआत हो रही थी। तो सिद्धों की भाषा अपभ्रंश विकसित रूप तथा हिंदी की आरंभिक रूप वाली थी, यानी मिला जुला रूप था। सिद्धों की जो भाषा थी वो अपभ्रंश का विकसित रूप, यानी अपभ्रंश का जितना विकास हो सकता था उतना हो लिया था, और वहाँ से हिंदी शुरुआत हो रही थी, हिंदी भाषा की, वहाँ से हिंदी निकल रही थी अपभ्रंश से। तो उस प्रकार की भाषा थी सिद्धों की। सिद्ध साहित्य में तंत्र साधना पर अधिक बल दिया गया है। सिद्ध निरीश्वरवादी थे, लेकिन शिव शक्ति की क्रमशः कुलिश एवं कमल के रूप में उपासना करते थे। दोस्तों निरीश्वरवादी थे और फिर भी शिव शक्ति की उपासना करते थे, ये अब बात थोड़ी सी जची नहीं होगी आपको। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि जो शिव के लिंग की और योनि की ही पूजा करते थे, शक्ति की योनि की और शिव के लिंग की पूजा करते थे, बाकी ये ईश्वर को नहीं मानते थे। जो लौकिक देवी देवता थे, जो अच्छा काम करते थे जो समाज में, उनको मानते थे। बाकी जो वैदिक देवी देवताओं में इनका कोई विश्वास नहीं था, ये किसी भगवान को नहीं मानते थे, सिद्ध निरीश्वरवादी थे। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है कि सिद्ध किन की पूजा करते थे। शिव शक्ति की कुलिश और कमल के रूप में पूजा करते थे। कुलिश का मतलब वज्र होता है, कमल का मतलब योनि मान लिया गया है दोस्तों यहाँ से। तो सिद्धों ने जाति प्रथाएं वर्ण भेद व्यवस्था का विरोध किया। दोस्तों जाति प्रथा का खंडन किया, और जो ऊंच नीच का भेदभाव है समाज में था उसका इन्होंने विरोध किया सिद्धों ने। सिद्ध साहित्य में ब्राह्मण धर्म का खंडन किया गया है। दोस्तों ये जो ब्राह्मणवादी धर्म की जो प्रवृत्ति थी उनका भी इन्होंने खंडन किया। सिद्धों में पंचमकारों, मछली, मांस, मदिरा, मुद्रा, मैथुन की दुष्प्रवृत्ति मौजूद थी। दोस्तों आगे चल के सिद्धों में भी मतलब ये विकृति आ गई थी। सिद्ध जो साहित्य थे वो भी मतलब सही नहीं रहा, उसमें भी विकृतियाँ आ गई थी। उल्टबाशियों का आरंभिक रूप सबसे पहले सिद्ध साहित्य में ही देखने को मिलता है। उल्टबाशियों का जो कबीर आदि ने प्रयोग किया है ना, आगे चल के ये आरंभिक रूप सबसे पहले सिद्ध साहित्य में देखने को मिलता है। सबसे पहले शुरुआत उल्टबाशियों की कहाँ से हुई? सिद्ध साहित्य से हुई। सिद्धों ने निराश जनता में उत्साह का संचार किया था। इनकी प्रशंसा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है जो, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं? जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उनके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया। दोस्तों मैंने बताया था कि राजा लोग थे वो जनता पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, लड़ाई झगड़े युद्ध में बिजी रहते थे, कहीं आपस में युद्ध करते थे तो कभी बाहर से मुस्लिम आक्रमणकारी वगैरह युद्ध करते, आक्रमण करते रहते थे उन पर, तो वो तो ध्यान दे नहीं पा रहे थे। धर्म में जो आडंबरपन छा गया था सभी धर्मों में अक्सर, तो उनसे जनता त्रस्त थी। लेकिन जो सिद्ध साहित्य ने जो शुरुआती रूप में सही सही रहा, तो उस समय एक जनता को सबल मिला सिद्ध साहित्य से, और लोग सिद्ध बनने लगे और सिद्धों की जो वाणियाँ थी उनका अनुकरण करने लगे। तो उस बारे में जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उनके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया। इनके लिए जो गरीब जनता थी, जो उनके बारे में ऐसा कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, याद रखना है। इसके बाद आगे देखते हैं। सिद्ध अपने नामों के पीछे पा या पाद आदर सूचक शब्द लगाते थे। दोस्तों आप देखते हैं कि सरहपा, कणहपा, लुईपा, कुक रूपी रूपी, कुक रूप, कुक रिपा, और ऐसे कई हैं, ये डोंबीपा, कणहपा, कृष्णपा, ये सब हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। पुरुष सिद्धों में योगी तथा महिला को सिद्धों को योगिनियाँ कहा जाता था। दोस्तों ये पहले ही बता दिया है कि पुरुष जो योगी थे उनको योगी तथा महिलाओं सिद्धों को योगिनियाँ कहा जाता था।
सिद्ध एवं नाथ दोनों प्रकार के साहित्य में गिने जाने वाले कवि मत्स्येंद्र नाथ या मत्स्येंद्र नाथ कह सकते हो आप, जालंधर नाथ, नागार्जुन, चरपटनाथ और गोरखनाथ। दोस्तों ये 5 जो योगी या कवि कह सकते हैं, या इन्हें सिद्ध भी कहते हैं और नाथ भी कहते हैं, क्योंकि दोनों साहित्य में गिने जाते हैं। ये कौन कौन है? ये मत्स्येंद्र नाथ या मत्स्येंद्र नाथ भी नाम मिलता है, जालंधर नाथ और नागार्जुन, चरपटनाथ और गोरखनाथ। ये 5 जो कवि हैं ये सिद्ध साहित्य के भी हैं और नाथ साहित्य के भी हैं। दोस्तों साधना अवस्था में निकली सिद्धों की वाणी चर्यापद कहलाती है। दोस्तों जो साधना अवस्था, जो साधना यानी जो वो पूजा आराधना करते थे, यूँ समझ लीजिए ना आप, साधना जो करते थे उसमें जो सिद्धों की जो वाणियाँ निकलती थी उनको चर्यापद कहते थे। दोस्तों सिद्ध साहित्य को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है: नीति या आचार संबंधी साहित्य, उपदेशपरक साहित्य, साधना संबंधी या रहस्यवादी साहित्य। दोस्तों नीति और आचार आप जानते हो, नीति और आचार विचार की बात करता है तो उस साहित्य को नीति संबंधी या आचार संबंधी कहते हैं। उपदेशपरक साहित्य जिसमें हम उपदेश देते हों वो उपदेशपरक साहित्य। साधना संबंधी या रहस्यवादी साहित्य, साधना दोस्तों ईश्वर की साधना, और रहस्यवादी साहित्य मतलब जानने की इच्छा, यानी ईश्वर को जानने की जो के बारे में जो साहित्य लिखा गया उसको साधना संबंधी या रहस्यवादी साहित्य कहते हैं। सिद्ध नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर मानते थे। दोस्तों ये अपनी जो साधना की जो अवस्था थी उसमें नारी के सहयोग को ब्रह्म के आनंद के समान मानते थे। दोस्तों सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ, और दोस्तों ये भी आपको मैं बता दूं कि जो सिद्धों में जो नारी का जो ये सहवास करते थे वो नारी को योगिनी या महामुद्रा या डोमिनी कहते थे। दोस्तों कई बार पूछ लिया जाता है, एक बार प्रश्न आया था कि डोमिनी क्या होती है, महामुद्रा किसको कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। महामुद्रा, डोमिनी या उसके नाम थे। सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ जो कि श्री पर्वत पर लिखे गए, सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ जो कि श्री पर्वत पर लिखे गए। तो सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ कौन कौन से हैं, यानी सिद्धों के बारे में जो जानकारी किन किन ग्रंथों से मिलती है: साधन समुच्चय, आदि क्रम प्रदीप, साधन समुच्चय, आदि क्रम प्रदीप, मंजूश्री, मूल कल्प। ये 3 सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ हैं। दोस्तों सिद्धों ने शास्त्रीय ज्ञान का विरोध करते हुए लोकवाद की प्रतिष्ठा की। तो दोस्तों ये थी सिद्ध साहित्य के बारे में आज की हमारी क्लास, और कल से हम सिद्ध साहित्य के कवियों का साहित्य पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरैपा को। और दोस्तों सरैपा से शुरुआत करके हम पूरा सिद्ध साहित्य करेंगे, उसके बाद नाथ साहित्य पढ़ेंगे, रासो या जैन साहित्य पढ़ेंगे, और उसके बाद दोस्तों अपभ्रंश साहित्य पढ़ेंगे, लौकिक साहित्य पढ़ेंगे। और ये 7 जो काव्य की धाराएं हैं आदिकाल की, इनको पढ़ने के बाद दोस्तों आदिकाल के बारे में हम थोड़ा बहुत और कुछ महत्वपूर्ण कथन होगा कोई इतिहासकार का या कोई कवि लेखक का, तो वो ऐड करवा दूंगा आपको। इसके बाद आदिकाल खत्म, इसके बाद होगा भक्ति काल शुरू। तो दोस्तों क्लास कैसी रही, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मेरी थोड़ी भाषा दोस्तों खड़ी बोली है, इसलिए मैं हिंदी बोलने में थोड़ा असमर्थ महसूस करता हूँ अपने आप को, फिर भी समझाने का अच्छा प्रयास करता हूँ और मैं आगे आगे और अच्छा करूँगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि इस क्लास की निःशुल्क PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो सिंगल पाठशाला जाखोद पर आपका स्वागत है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।